इस क्लास में हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंटी प्रोडक्ट। मतलब हम सॉल्वेंटी प्रोडक्ट का क्या यूज़ ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ आता है। तो उसके टर्म में हम इसका एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। अब एक टाइप से ये कह सकते हो आप, जो पिछली क्लास में स्टडी की कॉमन आयन इफेक्ट। तो जो कॉमन आयन इफेक्ट है और सॉल्वेंटी प्रोडक्ट है, इसकी कंबाइन एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। जो सबसे पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सोलबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोलबल साल्ट। ये कह रहा है कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट की हेल्प से हम जो स्प्रिंगली सोलबल साल्ट है, हम उसकी सोलबिलिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी सोलबिलिटी को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे हमारे पास कुछ साल्ट है Ab, जैसे AgCl, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, एल्युमिनियम फॉस्फेट। ये कुछ साल्ट होते हैं जो स्प्रिंगली सोलबल साल्ट होते हैं या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसके बेस पे हम आपको एक बार एग्जांपल ले, जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास एक AgCl क्या है, साल्ट है, और ये स्प्रिंगली सोलबल साल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, Ag प्लस Cl नेगेटिव आयन। इनके आगे एक एक क्वांटिटी है आयन की, 1 मोल है। तो यहाँ पर इसका जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको पता है क्या आएगा, Ag प्लस Cl नेगेटिव याद है। अब आपको पता है, मान लेते हैं भाई AB की सोलबिलिटी क्या है, S है, जिसकी निकालनी है। AI की सोलबिलिटी S आएगी, इसकी सोलबिलिटी S आएगी। तो हमें इनकी क्या मान लेते हैं, S क्या है, सोलबिलिटी है। तो हमें इनकी वैल्यू पता चलेगी, Ag प्लस आयन की Cl, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर भी S रखेंगे, S रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, S स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, S स्क्वायर आ जाएगा। तो S क्या है हमारे पास, सोलबिलिटी ऑफ आयन या स्प्रिंगली सोलबल साल्ट। तो यहाँ पर S की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट होगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इसके हेल्प से भी हम क्या निकालते हैं, किसी भी स्प्रिंगली सोलबल साल्ट की क्या निकाल सकते हैं, सोलबिलिटी। अगर हम और अच्छे से इसको ले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको बताने के लिए। द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये कह रहा है कि इसकी जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट है सिल्वर क्लोराइड की, वो कितनी गिवन है, 1.2 इंटू में 10 की पावर माइनस 10। एक सिल्वर क्लोराइड है, उसकी सोलबिलिटी प्रोडक्ट दे रखी है हमारे पास। ये कह रहा है कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो आप सोलबिलिटी कैलकुलेट करो। अब देखो आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है, S इजिकल टू KSP। तो आपको ये गिवन है तो निकाल लो, सोल्व कर लो। तो आपके पास क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 10। जब इसको आप सोल्व करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। ये इसकी क्या आ जाती है, सोलबिलिटी आ जाती है। भाई ये जो वाटर में कितना सोलबल होता है पर मोल में, पर लीटर में। मतलब देखो मोल पर लीटर बोला है ना, मतलब जो आपके पास सिल्वर क्लोराइड है उसके कितने मोल पर लीटर में क्या है, डिजोल्व है। मतलब सिल्वर क्लोराइड के इतने मोल 1 लीटर वाटर में क्या रहेंगे, डिजोल्व रहेंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कितनी कम अमाउंट आती है। तो इसके स्टार्टिंग में आपको यही बताया गया था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका क्या होता है, अनडिजोल्व होता है। फ्यू पार्ट, ये स्मॉल एक्सटेंट पार्ट इसका क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। अब सेकंड एप्लीकेशन आती है, इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं प्रेडिक्ट आयनिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं जब हम किसी दो सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। सेकंड एप्लीकेशन यही है कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हम जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेंगे या आयनिक प्रोडक्ट बनेगा। हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी भी एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। ये कह रहा है कि भाई इक्वल वॉल्यूम, एक एग्जांपल ले रहा है, इक्वल वॉल्यूम हमारे पास है 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 कंसनट्रेशन क्या, बेरियम क्लोराइड। और दूसरा हमारे पास एंड सॉल्यूशन बेटा है, दूसरा हमारे पास है 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 सोडियम सल्फेट का है, सॉल्यूशन है। तो ये कह रहा है कि भाई मान लेते मेरे पास दो सॉल्यूशन है, मेरे पास दो सॉल्यूशन है।
एक में तो कौन सा है, बेरियम क्लोराइड है, और एक में सोडियम सल्फेट। मैं इन दोनों को इंटरमिक्स करूँगा। जब आप बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को इंटरमिक्स करोगे तो यहाँ पे एक तो बनेगा बेरियम सल्फेट और प्लस बनेगा NaCl, बैलेंस कर लेंगे 2 से। तो हमें ये बताना कि जो बेरियम सल्फेट बनेगा दोनों को ऐड करने पे, ये प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा या आयनिक के रूप में बनेगा, मतलब आयन के रूप में रह जाएंगे। मतलब इन दोनों के या तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा पीपीटी के रूप में प्रेसिपिटेट, या इन दोनों के आयन सेपरेटली रहेंगे, ये बताना है। तो इन्होंने क्या कहा है, गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है कि जो बेरियम सल्फेट है इसका जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट है वो गिवन है। वो कितना है सोलबिलिटी प्रोडक्ट, 10⁻⁻10। तो आप उसने कहा भाई दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, मतलब इसका एक लिया था तो इसका भी एक लिया था, ऐसे ही किया था। तो हमने रिएक्शन भी करके देख लिया। तो उसने देखो इसकी भी आयन की कंसंट्रेशन दे रखी यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास SO4 की कंसंट्रेशन भी दे रखी दोनों की, क्योंकि जो पूरे की जो कंसंट्रेशन रहेगी वही इस आयन की कंसंट्रेशन रहती है। ध्यान रखना बेटा, ये आगे भी काम आएगा। जैसे बेरियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन दे रखी 2 × 10⁻³ वो इनके आयन की कंसंट्रेशन भी होती है, जिसमें आपको बता देता हूँ। जैसे इसकी कंसंट्रेशन ये दे रखी है, तो यहाँ पर बेरियम प्लस आयन Cl नेगेटिव है, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 10⁻³ रहेगी। ऐसे सोडियम प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 2 × 10⁴, दोनों की सेम होती है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो सोडियम सल्फेट था ना, देखो अब आपको बता जो बेरियम क्लोराइड था, जो बेरियम क्लोराइड था वो कंप्लीट आयनाइज हो गया, और सोडियम सल्फेट भी क्या हो गया, कंप्लीट आयनाइज हो गया। दोनों कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं और दोनों को इक्वल में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो हम इनकी आयन की कंसंट्रेशन निकाले, जैसे Ba2 पॉजिटिव की 2 × में 10⁻³ कितनी है 3, यहाँ से 2 से डिवाइड। अब आपको कुछ सर आपने 2 से डिवाइड क्यों किया, बेटा दोनों का वॉल्यूम इक्वल है ना, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो मीन लेते हैं ना, मीन के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तुम्हारे पास आ जाती 10⁻³ ऐसे SO4 की लेते हैं तो यहाँ पर ऐड करें 2 × में 10⁻⁴, 2 से डिवाइड करेंगे मीन तो 10⁻⁴ आ जाएगी। अब आपको पता है भाई सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालते KSP का, हम क्या सॉरी आयनिक प्रोडक्ट निकालते बेटा, यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट निकलेगा, आयनिक प्रोडक्ट, क्योंकि बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट की, तो इनकी वैल्यू रखेंगे 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, तो हमारे पास आ जाए 10⁻⁷ आ जाती है कंसंट्रेशन। तो आपने देखी जो आयनिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ये आ रही है और सोलबिलिटी प्रोडक्ट ये है। तो आपका आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन है सोलबिलिटी प्रोडक्ट से, तो इस केस में प्रेसिपिटेशन बनेंगे। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सोलबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा आए तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सोलबिलिटी प्रोडक्ट से कम आएगी तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, मतलब पीपीटी नहीं बनेगी। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया प्रेसिपिटेशन क्या बनेंगे कब और नहीं बनेंगे कब। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द साल्टिंग आउट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्यूशन साल्ट। अगला जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये कह रहा है कि इसकी हेल्प से हम ये बता देते हैं कि वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं। मतलब कोई साल्ट सॉल्यूशन है या हमारे पास कोई सोलबल साल्ट है, उसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं सोलबिलिटी प्रोडक्ट से कि वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपको बताने के लिए। फिर से बता रहा हूँ, जो थर्ड एप्लीकेशन है इट इज़ एक्सप्लेन साल्टिंग आउट, मतलब प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सोलबल साल्ट। भाई किसी सोलबल साल्ट में आप प्रेसिपिटेट बना सकते हो या नहीं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। भाई आपने, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। भाई मेरे पास एक बिक्कर था, उस बिक्कर में क्या किया हमने, नमक को ऐड कर दिया, NaCl साल्ट होता है।
तो ऐड करने पर हमें क्या मिला, यहाँ पर Na पॉजिटिव आयन मिल गए, Cl नेगेटिव आयन मिल गया। और आपको पता है जो NaCl होता है ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, H2S गैस पास करते हैं, इसमें हम HCl गैस पास करते हैं। क्या करते हैं, HCl गैस पास करते हैं। तो मान ले इस सॉल्यूशन में हमने HCl गैस पास करी, तो जैसे HCl गैस पास करोगे, ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन। अब आपने पता है, आप पीछे पढ़ चुके, अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट वर्क करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो जिससे रिएक्शन को क्या देगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, रिएक्शन को क्या करेगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और आपको जब पता है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वहाँ पर क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे या प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होगी। तो मतलब यहाँ पर जो साल्ट सॉल्यूशन है उससे प्रेसिपिटेट बनेंगे। आप थोड़ा सा और अच्छा से डिटेल में जानो तो आप ये कह सकते हो कि जैसे हमने कोई साल्ट है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, उसको वाटर में ऐड करा तो आयन में डिसोसिएट हो गई, बट जैसे हम उसमें HCl गैस पास करेंगे तो HCl भी H पॉजिटिव Cl में आयनाइज हो जाएगी, तो वहाँ पर Cl आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जैसे Cl आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कॉमन आयन इफेक्ट और ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको पता क्या बनेगा, NaCl, और NaCl हमारे पास क्या होता है, प्रेसिपिटेट सॉलिड के रूप में होते हैं, अनडिजोल्व पार्टिकल होते हैं। तो उससे हमें फिर से जैसे इसमें HCl गैस पास करोगे तो ये सॉलिड में होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्लियर, तो थर्ड एप्लीकेशन भी आपको पता चल गई। नेक्स्ट है लास्ट एप्लीकेशन, इट इज यूज क्वालिटेटिव एनालाइज। भाई इसका मतलब जानते हो, क्वालिटेटिव एनालाइज का मतलब क्या होता है, मतलब एनालाइज करना, फाइंड आउट करना। जैसे आपको कोई अननोन कंपाउंड दे दिया जाए, साल्ट दे दिया जाए, उसमें आयन को फाइंड आउट करना, भाई कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं, कौन कौन से कैटायन या कौन कौन से एनायन उसमें प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एनालाइज करना। और क्वांटिटेटिव एनालाइज, जैसे आपने लैब में देखते होगे साल्ट एनालाइज, उसी का पार्ट मान के देख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि आपको कोई भी अननोन साल्ट दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है भाई इसमें बताओ एसिडिक रेडिकल कौन सा है और बेसिक रेडिकल कौन सा है, तो वो काम आप एनालाइज का करते हो। तो हम ये कह रहे हैं कि सोल्वेंटी प्रोडक्ट का यूज़ हम क्वालिटेटिव एनालाइज में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोल्वेंटी प्रोडक्ट है, इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होता है। जब आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो जाता है सोल्वेंटी प्रोडक्ट से तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन बनते हैं। तो इसी की हेल्प से हम क्वांटिटेटिव एनालाइज कर सकते हैं। इसमें आपने एक और पढ़ते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पर हम कॉमन आयन इफेक्ट का यूज़ करके भी वहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोसेस होती है, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता। जैसे हम उसमें कोई भी एक कंप्लीट डिसोसिएट साल्ट ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जाती है ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर भी क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेशन बनते हैं। तो इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालाइज, और जो अननोन साल्ट होता है उसमें जो कैटायन एनायन को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ये थी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ सोल्वेंटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट।